नमस्कार मेरे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खौफनाक अड्डे पर हॉरर टॉक बाय आकाश में। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, रातों की नींद उड़ जाएगी और हर मोड़, हर पेड़, हर छाया में आपको किसी अनदेखी मौजूदगी का आभास होगा। ये कहानी है एक कार ड्राइवर की, लेकिन ये सफर किसी मंजिल की ओर नहीं बल्कि अंधेरे, छलावे और मौत की ओर ले जाता है। कहानी का नाम है हॉरर स्टोरी कार ड्राइवर। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप सुनेंगे वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। गांव की पतली टूटी फूटी सड़कों से गुजरते वक्त अगर आपके कानों में किसी स्त्री की धीमी सी सिसकी सुनाई दे और आपको लगे कि कोई परछाई लगातार आपका पीछा कर रही है, तो समझिए आप हिमांशु की उस रात की कहानी के पास पहुंच चुके हैं, जहां एक कार ड्राइव डर की सबसे गहरी खाई में उतर जाती है। हिमांशु एक साधारण ड्राइवर नहीं था। उसके पास न कोई आलीशान कार थी और न ही शहर के चमकते रास्तों का अनुभव। वह एक पुराने मॉडल की सफेद एम्बेसडर कार चलाता था, जो अब टैक्सी की तरह गांवों में चलती थी। वह अकेले ही कार में लंबी दूरी की सवारी करता, कभी किसी को खेतों तक छोड़ता, कभी किसी को स्टेशन। पर इस बार वह खुद से एक सफर पर निकला था। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी कॉल आने के बाद उसे रात के लगभग 10 बजे एक कॉल आई थी। आवाज बेहद धीमी थी, पर उसमें एक अजीब सम्मोहन था। हमारे गांव तक छोड़ दोगे क्या? पैसे अच्छे मिलेंगे। लड़की की आवाज ने हिमांशु को असहज कर दिया था, लेकिन जब उसने गांव का नाम सुना, चंद्री, उसका माथा ठनक गया। ये वही गांव था जिसके बारे में बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता। एक जमाना था जब वह गांव भरा पूरा था, लेकिन अब कहा जाता है कि वहां सिर्फ खंडहर हैं और एक छलावा। हिमांशु ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा, क्योंकि पैसों की तंगी ने उसकी हिम्मत से ज्यादा उसके पेट की भूख को जिंदा रखा था। उसने इंजन स्टार्ट किया, कार का रेडियो बंद किया और धीरे धीरे गांव से बाहर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल और बीच बीच में उखड़े हुए बिजली के खंभे। सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी और उसके हेडलाइट्स ही उसका सहारा थी। सड़कें संकरी होती जा रही थीं। एक मोड़ पर पहुंचते ही कार के रेडियो से अचानक एक अजीब सी बड़बड़ाहट निकलने लगी। वह चौंक गया। रेडियो ऑफ था। फिर आवाज कैसे? आवाज अब और तेज हो रही थी, जैसे कोई स्त्री धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही हो। हिमांशु ने ब्रेक मारा और रेडियो को हाथ लगाया, लेकिन वह पहले से बंद था। उसने खिड़की से बाहर झांका। सन्नाटा, लेकिन पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी की उंगलियों की तरह उसकी कार को छू रही थी। तभी उसकी नजर बाईं ओर गई। एक महिला खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल और सिर झुका हुआ। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने हिमांशु के रोंगटे खड़े कर दिए। बिना कुछ सोचे उसने एक्सीलरेटर दबाया और कार तेजी से आगे बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर और निकलने के बाद अचानक सामने धुंध फैल गई। हिमांशु को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने कार धीमी कर दी। तभी कार की पिछली सीट से किसी के सांस लेने की आवाज आई। वह चौंका, पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी रियर मिरर में उस महिला की परछाई दिखाई दे रही थी, जो अब कार में बैठी थी। हिमांशु ने घबराकर ब्रेक मारा। कार झटके से रुकी और वह फौरन बाहर निकला, मगर बाहर सन्नाटा था। पीछे जाकर देखा, दरवाजा लॉक था। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने सामने देखा तो धुंध के पार एक बोर्ड दिखाई दिया, चंद्री गांव 2 किलोमीटर। उसने चाहा कि वापस मुड़ जाए, लेकिन स्टीयरिंग उसके काबू में नहीं था। कार खुद ब खुद आगे बढ़ रही थी। ब्रेक फेल हो चुके थे। रास्ता पतला और दोनों ओर घना जंगल। वह चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तभी पीछे से वही आवाज आई जो कॉल पर थी, तुमने कहा था छोड़ दोगे, अब पीछे कैसे हट सकते हो? हिमांशु ने मुड़कर देखा। पिछली सीट पर अब वही महिला बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। झुलसा हुआ, काला पड़ा चेहरा, बिल्कुल सपाट आंखें जिनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक शून्य। उसके होंठ हिले। मैं वहीं की हूं जहां तुम जा रहे हो, पर मैं कभी वहां से निकली नहीं। अब तुम भी नहीं निकल पाओगे। हिमांशु की चीख अंधेरे में गूंज गई, लेकिन कार अब चंद्री गांव की सीमा पार कर चुकी थी। गांव में प्रवेश करते ही पेड़ खुद ब खुद झुक गए, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। जैसे जैसे रात की स्याही गहरी होती गई, वैसे वैसे हिमांशु की सांसें लड़खड़ाने लगी।
पिछली सीट पर बैठी उस भयावह औरत की मौजूदगी अब महज डर का एहसास नहीं रही थी। वो एक जीवित अभिशाप की तरह उसके पीछे पड़ चुकी थी। कार जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में आ गई थी। उसका स्टीयरिंग, ब्रेक और गियर सब बेअसर हो चुके थे। एक पुरानी एम्बेसडर अब किसी प्रेत वाहिनी में बदल चुकी थी, जो हिमांशु को अपने साथ लेकर जा रही थी, उस गांव की ओर जो अब शायद मानचित्रों में भी नहीं था। चंद्री, चारों ओर सिर्फ जंगल, ऊपर आसमान पर बादलों की टुकड़ियां झांझ से लिपट रही थीं और नीचे जमीन पर एक श्मशान की सी खामोशी पसरी हुई थी। कार अब धीरे धीरे गांव के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। सड़कें कहीं नहीं थी, सिर्फ एक कच्चा कीचड़ भरा रास्ता। पेड़ों की शाखाएं किसी चुड़ैल की झूलती बाहों की तरह झुककर कार से टकरा रही थीं। हर टकराहट के साथ अंदर बैठा हिमांशु सिहर उठता, लेकिन उसका शरीर अब शिथिल हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना बहकर कॉलर तक भीग चुका था। उसने एक बार फिर रियर मिरर में झांका। पिछली सीट खाली थी, लेकिन वह जानता था वह वहीं थी, कहीं उसी कार के भीतर, शायद सीट के नीचे, शायद छत से लटकती हुई, या शायद अब उसमें समा चुकी हो। गांव की पहली झलक किसी वीराने से कम नहीं थी। टूटी फूटी दीवारें, धंसी हुई झोंपड़ियां, अधजले घर और बीचों बीच एक पुराना कुआं, जिस पर एक मटमैली लाल साड़ी टंगी थी, जो हवा में यूं झूल रही थी जैसे किसी ने उसे हाल ही में सुखाया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था, न जानवर, न इंसान, न आवाज। हिमांशु ने जैसे तैसे कार रोकी। इस बार ब्रेक काम कर गया, लेकिन स्टीयरिंग अब भी जाम था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, मिट्टी, खून और सड़े हुए मांस की मिलीजुली बदबू। उसका दम घुटने लगा। वह तेजी से चलकर उस कुएं तक पहुंचा। शायद वहां पानी हो, या शायद कोई हो जिससे मदद मांगी जा सके। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में झांका, अंदर सिर्फ काला सन्नाटा था। कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन एक तेज सरसराहट जरूर थी, जैसे कोई नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो। तभी उसके पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीमी, रुक रुक कर आती आहट, मिट्टी पर नंगे पैरों की रगड़ती हुई चाल। वह पलटा। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। सफेद दाढ़ी, आंखों में ढंसी हुई पुतलियां, शरीर पर सिर्फ एक फटा हुआ धोती और कांपता हुआ लाठी पकड़ा हाथ। यहां क्यों आया रे तू? बूढ़ा गुर्राया। हिमांशु बुरी तरह कांप गया। मुझे नहीं पता, किसी लड़की ने फोन किया था। उसने कहा उसे छोड़ दूं। मैं सिर्फ, किसी ने नहीं बुलाया तुझे। बूढ़े की आवाज अब और डरावनी हो गई। यह गांव अब जीवितों के लिए नहीं रहा। अब यहां सिर्फ वो रहती है, वही जिसकी साड़ी तूने देखी है। हिमांशु की नजर कुएं पर गई। लाल साड़ी अब गायब थी। तभी पीछे से वही आवाज आई जो कॉल पर थी। तुमने कहा था छोड़ दोगे, अब पीछे कैसे हट सकते हो? हिमांशु ने मुड़कर देखा। पिछली सीट पर अब वही महिला बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। झुलसा हुआ, काला पड़ा चेहरा, बिल्कुल सपाट आंखें जिनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक शून्य। उसके होंठ हिले। मैं वहीं की हूं जहां तुम जा रहे हो, पर मैं कभी वहां से निकली नहीं। अब तुम भी नहीं निकल पाओगे। हिमांशु की चीख अंधेरे में गूंज गई, लेकिन कार अब चंद्री गांव की सीमा पार कर चुकी थी। गांव में प्रवेश करते ही पेड़ खुद ब खुद झुक गए, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। जैसे जैसे रात की स्याही गहरी होती गई, वैसे वैसे हिमांशु की सांसें लड़खड़ाने लगीं। पिछली सीट पर बैठी उस भयावह औरत की मौजूदगी अब महज डर का एहसास नहीं रही थी। वो एक जीवित अभिशाप की तरह उसके पीछे पड़ चुकी थी। कार जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में आ गई थी। उसका स्टीयरिंग, ब्रेक और गियर सब बेअसर हो चुके थे। एक पुरानी एम्बेसडर अब किसी प्रेत वाहिनी में बदल चुकी थी, जो हिमांशु को अपने साथ लेकर जा रही थी, उस गांव की ओर जो अब शायद मानचित्रों में भी नहीं था। चंद्री, चारों ओर सिर्फ जंगल, ऊपर आसमान पर बादलों की टुकड़ियां झांझ से लिपट रही थीं और नीचे जमीन पर एक श्मशान की सी खामोशी पसरी हुई थी। कार अब धीरे धीरे गांव के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। सड़कें कहीं नहीं थीं, सिर्फ एक कच्चा कीचड़ भरा रास्ता। पेड़ों की शाखाएं किसी चुड़ैल की झूलती बाहों की तरह झुककर कार से टकरा रही थीं। हर टकराहट के साथ अंदर बैठा हिमांशु सिहर उठता, लेकिन उसका शरीर अब शिथिल हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना बहकर कॉलर तक भीग चुका था।
उसने एक बार फिर रियर मिरर में झांका। पिछली सीट खाली थी, लेकिन वह जानता था वह वहीं थी, कहीं उसी कार के भीतर, शायद सीट के नीचे, शायद छत से लटकती हुई, या शायद अब उसमें समा चुकी हो। गांव की पहली झलक किसी वीराने से कम नहीं थी। टूटी फूटी दीवारें, धंसी हुई झोंपड़ियां, अधजले घर और बीचों बीच एक पुराना कुआं, जिस पर एक मटमैली लाल साड़ी टंगी थी, जो हवा में यूं झूल रही थी जैसे किसी ने उसे हाल ही में सुखाया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था, न जानवर, न इंसान, न आवाज। हिमांशु ने जैसे तैसे कार रोकी। इस बार ब्रेक काम कर गया, लेकिन स्टीयरिंग अब भी जाम था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी, मिट्टी, खून और सड़े हुए मांस की मिली जुली बदबू। उसका दम घुटने लगा। वह तेजी से चलकर उस कुएं तक पहुंचा। शायद वहां पानी हो, या शायद कोई हो जिससे मदद मांगी जा सके। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में झांका, अंदर सिर्फ काला सन्नाटा था। कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन एक तेज सरसराहट जरूर थी, जैसे कोई नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो। तभी उसके पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, धीमी, रुक रुक कर आती आहट, मिट्टी पर नंगे पैरों की रगड़ती हुई चाल। वह पलटा। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में ढंसी हुई पुतलियां, शरीर पर सिर्फ एक फटा हुआ धोती और कांपता हुआ लाठी पकड़ा हाथ। यहां क्यों आया रे तू? बूढ़ा गुर्राया। हिमांशु बुरी तरह कांप गया। मुझे नहीं पता, किसी लड़की ने फोन किया था, उसने कहा उसे छोड़ दूं, मैं सिर्फ। किसी ने नहीं बुलाया तुझे। बूढ़े की आवाज अब और डरावनी हो गई। यह गांव अब जीवितों के लिए नहीं रहा। अब यहां सिर्फ वो रहती है, वही जिसकी साड़ी तूने देखी है। हिमांशु की नजर कुएं पर गई। लाल साड़ी अब गायब थी। बूढ़ा आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, चंद्री गांव में 12 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक बारात आई थी और दुल्हन की कार इसी कुएं के पास रुकी थी। दुल्हन को रास्ते में किसी ने देखा नहीं, पर बाद में जब सब उसे ढूंढने लगे तो उसका शव इसी कुएं से मिला, आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ। तब से हर साल उसी तारीख को कोई ना कोई ड्राइवर, टैक्सी वाला या राहगीर गायब हो जाता है। अब तू आया है, और अब। तभी बूढ़ा गायब हो गया। एक पल पहले वहां खड़ा आदमी अब वहां नहीं था, सिर्फ उसकी लाठी जमीन पर गिरी पड़ी थी। हिमांशु ने पीछे मुड़कर अपनी कार की ओर देखा। कार की हेडलाइट अपने आप ऑन हो गई थी, इंजन स्टार्ट हो गया था और एक परछाई ड्राइवर सीट पर बैठी थी। वह भागा, लेकिन उसके पैर अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी टांगें भारी हो गई थीं, जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। वह जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे क्यों बुलाया यहां? कार के पास से वही आवाज आई, जिसे तुमने छोड़ा नहीं उसे वापस लाना पड़ता है। और अचानक हवा तेज हुई, पेड़ झुकने लगे, कुएं से एक चीख गूंजी और लाल साड़ी फिर हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। इस बार उसमें एक शरीर लिपटा हुआ था। हिमांशु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन पर हाथ रख रहा हो, ठंडा, बर्फ जैसा हाथ। और फिर वही चेहरा सामने आया, झुलसा हुआ, आंखों में काले गड्ढे और होंठों से रिसता हुआ खून। अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। चंद्री गांव की वीरानी में रात अब और भी गहरी हो चुकी थी, और साथ ही हिमांशु की किस्मत भी। पिछली रात तक वह एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन अब वह खुद को एक ऐसे गांव में फंसा हुआ पा रहा था जहां न समय चलता था, न इंसान रहते थे। सिर्फ एक नाम, एक डर और एक भयानक आत्मा, जो अब हिमांशु के हर पल में समा चुकी थी। उसकी सांसें अब और बोझिल हो गई थीं, चेहरा पसीने से तरबतर, आंखें भय से सूज चुकी थीं और टांगें इतनी भारी हो गई थीं मानो किसी अदृश्य वजन से बंधी हों। पर जब उसने अपनी कार को वापस स्टार्ट होते देखा, बिना ड्राइवर के, और उसी परछाई को सामने बैठे पाया, तो उसके होश पूरी तरह उड़ चुके थे। लेकिन डर का सबसे बड़ा रूप अभी बाकी था। हिमांशु पीछे हटते हुए गिर पड़ा। मिट्टी गीली थी और उसमें कई जगह उभरते हुए छोटे छोटे गड्ढे थे, जैसे कोई जमीन के नीचे से बाहर निकलना चाह रहा हो। तभी कुएं के पास वाली झोपड़ी का दरवाजा अचानक चरमराया और खुद ब खुद खुल गया। अंदर सिर्फ अंधकार था, लेकिन कुछ तो था जो भीतर खींच रहा था। हिमांशु जैसे ही उठने लगा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वह एक पुरानी तस्वीर थी, एक लड़की की तस्वीर, वही लड़की जिसकी परछाई उसने कार में देखी थी।
लाल साड़ी, खुला बाल, अझला चेहरा और नीचे लिखा था, गुंजन, पुत्री रूपलाल, मृत्यु 13 अप्रैल 2012, बारात मार्ग पर अपहरण और जिंदा जलाया गया। हिमांशु कांप उठा। ये गुंजन थी, वही जिसने फोन किया था, वही जो कार में बैठी थी, वही जो अब उसका पीछा कर रही थी। लेकिन सवाल ये था, वो चाहती क्या थी? तभी हवा में फिर एक सरसराहट हुई। कुएं से धुआं उठने लगा। झोपड़ी से कराहने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लड़की दर्द में चिल्ला रही हो और हर कराह में एक बदला छिपा हो। हिमांशु ने हिम्मत जुटाकर झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। लकड़ी का दरवाजा किसी अजनबी निमंत्रण की तरह खुला था। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी थीं, खून से। कुछ संस्कृत में, कुछ उर्दू में और कुछ ऐसी भाषा में जिसे वह जानता भी नहीं था। झोपड़ी के बीचों बीच एक चारपाई थी, जिस पर एक औरत का अधजला शव पड़ा था। उसके सिर के पास वही साड़ी थी, वही तस्वीर, और उसके दोनों हाथों पर कांटों से खुदे शब्द, मैं वापस लौटूंगी। हिमांशु जैसे ही चारपाई के पास गया, शव ने एक झटके से आंखें खोल दी, काली सड़ी हुई आंखें, और वह धीमे से बोली, अब तू मुझे जलाएगा? हिमांशु बुरी तरह चीख पड़ा और भागकर बाहर निकलने लगा। लेकिन बाहर अब वह गांव नहीं था जो पहले था। झोपड़ियां बदल चुकी थीं। हर दीवार पर किसी न किसी औरत का चेहरा उभरा हुआ था, जैसे किसी चित्रकार ने उन्हें तड़प तड़प कर खींचा हो। एक घर से औरत की चीख आई, मुझे मत जलाओ। दूसरे से आवाज आई, मैं मां थी, मुझे क्यों मारा? तीसरे से, तू अब जाएगा नहीं। पूरा गांव अब औरतों की आत्माओं से भर चुका था। हर गली, हर मोड़, हर दरवाजे से एक परछाई निकल रही थी। हिमांशु ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अब मिट चुका था। जहां से वह आया था, वहां अब एक गड्ढा था, बड़ा, गहरा और धुएं से भरा। उस गड्ढे के किनारे पर उसकी कार खड़ी थी, और कार के बोनट पर वही लड़की बैठी थी, लाल साड़ी में, खुले बाल, चेहरा अधजला, पर आंखें अब चमक रही थीं, आग की तरह। वह धीमे से बोली, तेरी मंजिल यही है। मैं जिस दर्द में मरी, अब तू उसी आग से जन्मेगा। हिमांशु पीछे हटने लगा, लेकिन तभी जमीन फट गई और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बैठ गई। वह गड्ढे में गिरने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसे खींच लिया। वह पलटा, वही बूढ़ा आदमी था। फिर से, अब भी भाग सकता है तू, बूढ़ा बोला, पर जो देख लिया है उसे भूल नहीं पाएगा, और अगर रह गया तो उसका हिस्सा बन जाएगा। हिमांशु हांफते हुए बोला, कौन है वो? क्यों कर रही है ये सब? बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, वो गुंजन थी, एक मासूम लड़की जिसे बारात में शामिल कुछ लोगों ने जंगल में ले जाकर जलाया, जिंदा। और तब से उसकी आत्मा चंद्री गांव में भटक रही है। वो किसी को नहीं मारती, जब तक कि वो झूठ बोलकर उसकी मदद का नाटक न करे। क्या तूने उसे हाँ कहा था, लेकिन सच में मदद का इरादा था? हिमांशु का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात उसने सिर्फ पैसों के लालच में हाँ कहा था, बिना सोचे कि वो लड़की कौन है, और अब उसका यही झूठ उसे इस आग में खींच रहा था। बूढ़ा बोला, अगर बचना है तो अग्नि को साक्षी मानकर उसके दर्द को समझना होगा, वरना अगली बार कोई दूसरा ड्राइवर आएगा और तू फिर उसे बुलाएगा। पिछली रात की छाया अब हिमांशु के सिर पर अभिशाप बनकर मंडरा रही थी। उसकी सांसों में जहर घुल चुका था और मन में पछतावे की आग सुलग रही थी। चंद्री गांव की हवा, मिट्टी और मौन अब केवल डर नहीं थे, वे जीवित प्रतीक बन चुके थे उस क्रूर अन्याय के जिसकी चपेट में वो खुद आ गया था। बूढ़ा अब पास नहीं था, या शायद था ही नहीं। शायद वो कोई आत्मा थी जो सिर्फ चेतावनी देने आई थी। चारों ओर वही सन्नाटा पसरा था जो जिंदा लोगों की गैर मौजूदगी से जन्म लेता है। रात और घनी हो चुकी थी, हवाओं में राख और धुआं भर चुका था, और सामने खड़ी थी वही कार, हिमांशु की। लेकिन अब वह कोई गाड़ी नहीं, बल्कि किसी तंत्र की वेदी बन चुकी थी। बोनट पर बैठी लाल साड़ी वाली स्त्री गुंजन धीरे धीरे उठी। उसकी चाल में अब वह घसीटपन नहीं था, अब वह हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उनमें अतीत की आग सदा के लिए कैद हो चुकी हो। तेरा पथ जल चुका है, उसने कहा, अब सिर्फ राख में चलना है तुझे। हिमांशु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वहां अब कोई राह नहीं था। रास्ता जो कभी जंगल की ओर जाता था, अब एक खाई में बदल चुका था, जैसे गांव ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया हो। मुझे माफ कर दो, हिमांशु फुसफुसाया।
गूंजन मुस्कुराई, और वह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी किसी इंसान की होती है। वो छाया की मुस्कान थी, एक परछाई की, और उस मुस्कान के पीछे एक पिघलता हुआ दर्द। माफी, वह बोली। क्या किसी दुल्हन को जिंदा जलाने के बाद कोई बारात लौटकर माफी मांगती है? नहीं, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ भागते हैं, लेकिन मैं किसी को भागने नहीं देती। और तभी जमीन पर एक दायरा बन गया, अग्नि का। चारों ओर आग की रेखा उभर आई और हिमांशु उसमें फंस चुका था। आग की लपटें भले ही भौतिक न हों, लेकिन उनका ताप उसकी आत्मा को झुलसा रहा था। गूंजन बोली, अगर तुझे सच में माफी चाहिए तो तू मेरे अधूरे कर्म पूरे कर। मैं जिन हाथों से जलकर मरी, उन्हीं हाथों से अब तू जलाएगा उन गुनहगारों की आत्माओं को जो अब भी इस गांव की हवाओं में छिपे हुए हैं। हिमांशु घबरा कर बोला, कैसे? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। जानता है, गूंजन फुफकारती हुई बोली। उनमें से एक वो टैक्सी वाला था जिसे तू अपना गुरु मानता था, वही जिसने मुझे चंद रुपए लेकर जंगल में सौंप दिया था। हिमांशु का कलेजा बैठ गया। उसे याद आया, उसके गुरुजी कभी चंद्री गांव की ओर टैक्सी ले जाया करते थे। कई बार उन्होंने कहा था, वहां के लोग बड़े दिलचस्प हैं, रातों को जो मांगो दे देते हैं। उस वक्त हिमांशु ने इसे सिर्फ मजाक समझा था। अब तुझे जाना होगा उस ढांचे में, गूंजन बोली, और सामने की एक जर्जर हवेली की ओर इशारा किया, जो अभी तक किसी धुएं की तरह आकाश में छिपी थी। वहीं छिपा है पहला दोषी, उसकी आत्मा अब भी वहां जलती है, और तुझे उस अग्नि को शांत करना है। हिमांशु उस हवेली की ओर बढ़ा। रास्ता अब भी धधक रहा था, लेकिन हर कदम जैसे कोई अदृश्य शक्ति उठा रही थी। हवेली के गेट पर जैसे ही उसने कदम रखा, हवा अचानक थम गई, पत्तियां जम गईं और घड़ी का समय रुक गया। हवेली अंदर से खाली थी, लेकिन दीवारें बोलती थीं। हर ईंट पर कुछ न कुछ लिखा था, कहीं नाम, कहीं तारीख, कहीं खून के धब्बे। और एक कोने में जलती हुई लालटेन की लौ में बैठा था एक बूढ़ा आदमी, चुपचाप, जैसे किसी अपराध की सजा भुगत रहा हो। बेटा, वह बुदबुदाया, मैं जानता हूं तू क्यों आया है। गूंजन, उसने तुझे भेजा। हिमांशु चौंक गया। आप कौन हैं? मैं वो ही जिसने पैसे लिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था वे लोग उसे जिंदा जला देंगे। मैं तो बस क्या? हिमांशु की आवाज गूंज गई। बस एक मासूम लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया। बूढ़े ने सिर झुका लिया। मैं अब हर रात जलता हूं। देख, उसने अपने कपड़े खोले और उसकी पीठ पर जलने के निशान थे, ताजे, हर रात जैसे आग लगती हो उस पर। अगर तुझे उसे मुक्ति दिलानी है तो मुझे भी मुक्ति दे, मुझे जला दे। अब यही मोक्ष है मेरा। हिमांशु कांप गया। उसे अपनी जेब में एक माचिस की डिब्बी महसूस हुई, जो कभी उसने रास्ते में कहीं उठाई थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन सामने बैठा वह आत्मग्लानि से घिरा आदमी अब सज्जा की भीख मांग रहा था। एक जलती तीली, और पल भर में पूरे कमरे में धुआं भर गया। वह बूढ़ा अपनी जगह पर जलता रहा, और एक पल को उसकी आंखों में शांति दिखाई दी, और फिर वह भस्म हो गया। गूंजन की आवाज हवा में गूंजी, अब एक मुक्त हुआ, अभी 8 बाकी हैं। रात की चुप्पी में जब इंसान की आत्मा कांपने लगे, जब हवाओं में अतीत की चीखें तैरने लगे, और जब आग बिना ईंधन के जलती रहे, तो समझो कि किसी आत्मा की अधूरी पीड़ा अब न्याय की ओर बढ़ रही है। हिमांशु अब उस रास्ते पर था जहां हर कदम एक श्राप से बंधा था, और हर मोड़ पर कोई अनदेखा पाप उसका इंतजार कर रहा था। गूंजन की आत्मा ने पहला दोषी जलाकर मुक्त करवा दिया था, वह टैक्सी ड्राइवर जो कभी हिमांशु का मार्गदर्शक हुआ करता था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। गांव अब धीरे धीरे बदल रहा था। हवाएं अब और भारी हो गई थीं। झोपड़ियों की छतों पर कौवे नहीं, जलती हुई रेखाएं नजर आती थीं। हर पेड़ की डाल पर किसी अधजली औरत की परछाई झूल रही थी, और पगडंडी, वह अब सीधी नहीं रही, वह अब धुएं की पगडंडी बन गई थी, जो एक नई जगह की ओर ले जा रही थी, एक वीरान स्कूल की इमारत की ओर। गूंजन की फुसफुसाहट ने हिमांशु के कानों में फिर दस्तक दी। अब दूसरा दोषी, वो जो मेरा अध्यापक था। हिमांशु के मन में एक और झटका लगा। गूंजन एक छात्रा थी? उसने खुद से पूछा। पगडंडी अब उस स्कूल की तरफ जा रही थी जो कभी गांव के बच्चों की हंसी से गूंजता था। अब वह इमारत किसी तपती राख के ढेर की तरह खड़ी थी। उसके खंभे झुलसे हुए थे, खिड़कियों पर जालों के नीचे खून के निशान थे, और गेट पर लिखा था, शिक्षा मंदिर, चंद्री।
पर मंदिर के अक्षर अब जले हुए थे। हिमांशु जब अंदर दाखिल हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में घुस रहा हो। गलियारे टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, क्लासरूम्स बंद थे और हर दरवाजे के पीछे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे किताब चाहिए थी, उसने कुछ और दिया। यह आवाज बार बार गूंज रही थी, एक ही लड़की की, एक ही दर्द में डूबी। क्लासरूम नंबर 7 का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में एक आदमी बैठा था, मोटा, गंजा, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह किसी अतीत के दर्शन कर रहा हो। उसके सामने मेज पर एक डायरी रखी थी और उस पर लिखा था, गुंजन, 7वीं कक्षा। हिमांशु धीमे धीमे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस डायरी को छूने की कोशिश की, वह आदमी झटके से बोल उठा, तू भी उसकी तरह है? सवाल पूछने आया है या फिर मुझे जलाने? हिमांशु चौंक गया। तुम कौन हो? नाम नहीं है मेरा। अब लोग मुझे दूसरा मास्टर कहते थे, पर असली कहानी सुन। वह खड़ा हुआ और उसके कपड़े जलने लगे, जैसे कोई उसे भीतर से जला रहा हो। गुंजन मेरी छात्रा थी, एक मासूम बच्ची, सवाल पूछती थी, हंसती थी, लेकिन एक दिन मैंने उसके साथ वही किया जो एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए था। हवा में एक चिलचिलाहट गूंजी, जैसे किसी बच्ची की सिसकियां जिंदा हो गई हों। हिमांशु कांप गया। तुमने क्या किया? वह मास्टर बोला। उसे अकेले में बुलाया और उसका विश्वास तोड़ा। वो भागी और फिर उन शैतानों के हाथ लग गई जो उसे जंगल में ले गए। उसकी आंखों में अब पानी नहीं, राख थी। मैंने उसे मारा नहीं, लेकिन मेरी गलती ने उसके हथियारों को रास्ता दिया। तो तुम भी गुनहगार हो? हिमांशु दहाड़ा। हाँ, और मुझे सजा चाहिए। वो डायरी जलाओ। वही उसकी आखिरी चिट्ठियां हैं जिनमें उसने मेरी शिकायत लिखी थी। मुझे वो जलनी चाहिए। हिमांशु की उंगलियां कांपने लगीं। उसने डायरी उठाई। उसमें हर पन्ना जैसे गुंजन की आत्मा की एक परत था। मास्टर के गलत इरादे, उसकी साजिशें और फिर उसके अपराध का जिक्र था। वो पन्ने अब खुद ब खुद जलने लगे और जैसे ही आखिरी पन्ना जला, मास्टर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी देह भस्म हो गई और उस राख में से एक पीली रोशनी निकली, शांत, मुक्त और हवा में खो गई। गुंजन की आवाज आई, अब दूसरा भी मुक्त, लेकिन अब अगला सबसे घातक है। मेरा तीसरा दोषी वो था मेरी सहेली का भाई, जिसने मुझे जाल में फंसाया। हिमांशु की सांस रुकने लगी। तुम्हारी सहेली? हाँ, गुंजन बोली। जिसके घर में अक्सर पढ़ने जाती थी, वही जिसकी आंखों के सामने मैं जंगल में खींच ली गई थी। और उसका भाई रोहित, मेरी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण। उसे अब ढूंढ। हिमांशु ने देखा कि अब पगडंडी एक पुराने तालाब की ओर मुड़ रही थी, जहां चांद की रोशनी धुआं बन चुकी थी और पानी में कुछ अंधेरी परछाइयां तैर रही थीं। जैसे जैसे अंधेरे की परतें हटती जा रही थीं, हिमांशु की आत्मा का एक एक हिस्सा जैसे किसी और ही स्वरूप में ढलता जा रहा था। अब वह केवल एक कार ड्राइवर नहीं था, वह बन गया था एक झरिया, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए सालों पुरानी एक आत्मा अपने अधूरे न्याय को पूरा कर रही थी। लेकिन क्या वो वाकई सिर्फ एक माध्यम था, या अब उसकी आत्मा भी इन भयावह घटनाओं में उलझती जा रही थी? तालाब के किनारे हवा अब स्थिर नहीं रही थी। वो कटी कटी, सूखी और घुटती हुई लग रही थी, जैसे उस पानी में कोई घाव पल रहा हो जो हर रात रिसता है, लेकिन कोई नहीं देख पाता। और वहां खड़ा था वो, एक टूटा हुआ घाट, जिसकी सीढ़ियां कीचड़ में ढंसी हुई थीं और किनारे पर पड़े थे कुछ पुराने पायल जो झंग खा चुके थे। गुंजन की आवाज एकदम धीमी लेकिन ठोस होकर गूंजी, यही है तीसरे दोषी का छिपने का स्थान, यही है रोहित की आत्मा की कैदगाह। हिमांशु ने याद किया, गुंजन ने कहा था कि रोहित उसकी सहेली का भाई था और उसी ने धोखे से उसे उस जंगल में भेजा था। उसका विश्वास जीतकर, उसकी मासूमियत की दीवार को तोड़कर। तालाब की ओर जाते हुए रास्ते पर एक पुरानी पतली किताब पड़ी थी। उस पर लिखा था, दर्पण, मेरी डायरी, मेरी सखी की सच्चाई। हिमांशु ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटे। उसमें एक किशोरी की लिखावट थी। वह लिख रही थी, आज रोहित ने मुझसे कहा कि गुंजन को भी साथ लाना। वो कहता है उसे नौकरी दिलवाएगा, लेकिन मुझे डर लगता है। उसकी आंखों में अब वो भाई वाला अपनापन नहीं दिखता। कहीं कुछ गलत तो नहीं? हर शब्द अब जैसे ज्वालामुखी की तरह हिमांशु के मन में फटने लगा।
अब तक उसने कई डर देखे थे, लेकिन यह डर कुछ और था। यह था विश्वासघात का डर, और यही सबसे गहरा जहर होता है। तालाब की सतह पर अब लहरें उठ रही थीं, लेकिन हवा शांत थी। वह पानी खुद कांप रहा था, मानो उसके भीतर कोई सांस ले रहा हो। अचानक तालाब के मध्य में धुएं जैसा कोई आकार बनने लगा। वह किसी पुरुष की परछाई थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह बोल रहा था, मुझे मत ढूंढो, मैं पश्चाताप में हूं। मैं हर रात डूबता हूं और हर सुबह उभरता हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो, मत जलाओ मुझे। हिमांशु अब उस आत्मा के बिल्कुल सामने खड़ा था। तू ही है ना रोहित, जिसने गुंजन को उस रात अकेले भेजा था? परछाई कांपने लगी। हाँ, मैं ही था, पर मैंने उसे जंगल में भेजा, मरा नहीं। मैंने सोचा था कि बस नौकरी दिलवाऊंगा, पर वो लोग, उन्होंने जो किया। तेरी नीयत क्या थी? हिमांशु चिल्लाया। परछाई चुप रही। गुंजन की आवाज अचानक आकाश से बरस पड़ी। झूठ मत बोल रोहित, तूने मुझे जानबूझकर अपने दोस्तों के हवाले किया। तूने कहा था बस बात करना है उनसे, नौकरी मिल जाएगी, और फिर तुझे किसी ने रोका भी नहीं। जब उन्होंने मुझे खींचा, तू चुप रहा। अब तालाब की लहरें उफनने लगी। पानी जैसे जहर बन गया था। रोहित की परछाई अब हाथ जोड़ने लगी। माफ कर दो, मैं हर रात डूबकर सजा पाता हूं, हर सुबह जलता हूं। हिमांशु को फिर वही माचिस की डिब्बी महसूस हुई, लेकिन अब वो खाली थी। गुंजन बोली, अब अग्नि नहीं, अब तुझे डुबोना होगा उसे। इस बार आत्मा जल नहीं सकती, उसे उसी जल में नष्ट करना होगा जिसमें उसने मुझे धकेला था, झूठे सपनों के नाम पर। हिमांशु तालाब की सीढ़ियों पर गया और झुका। अब उसकी हथेलियों से निकल रहा था काला धुआं, जैसे अब उसकी देह कोई यंत्र बन चुकी हो। उसने हाथ फैलाया और रोहित की परछाई उसकी ओर खींचने लगी। पानी कांपता रहा, और फिर वो आत्मा बीच तालाब में जोर से चीखती हुई डूब गई। एक पल को तालाब का सारा पानी खून में बदल गया और फिर शांत हो गया, एकदम ठहरा हुआ। गुंजन की सांसें अब थोड़ी गहरी सुनाई दी। 3 चले गए। अब मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूं, लेकिन 7 अब भी बाकी हैं। हिमांशु थक चुका था, पर उसके पैरों में अब भी वही अदृश्य शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। तालाब के किनारे एक पुराना टूटा हुआ झूला पड़ा था, और उसके नीचे की मिट्टी में कुछ लिखा था, जिसने मुझे रोका नहीं, वो भी दोषी है। हर अंधेरी रात का एक सवेरा होता है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। वे इंसान की रूह में घर कर लेती हैं और उसकी सांसों में जहर घोल देती हैं। आज की रात वही रात थी जब एक मासूम आत्मा को न्याय मिलना था और एक जीवित आत्मा को अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकानी थी। 3 दोषी जल चुके थे, टैक्सी ड्राइवर, स्कूल का मास्टर और रोहित। लेकिन अब हिमांशु का रास्ता एक और परछाई की ओर मुड़ गया था, गुंजन की बचपन की सहेली की ओर, जिसने उसकी पुकार सुनकर भी कुछ नहीं किया। गांव के सुदूर छोर पर एक टूटा फूटा घर था, जिसकी दीवारें काई से ढकी थीं और अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, आंखों में अजीब सा डर, होंठों पर सन्नाटा और सामने जलती एक काली अगरबत्ती। हिमांशु ने पूछा, क्या आप जानती हैं कि यहां कभी गुंजन नाम की लड़की रहती थी? औरत कांप गई। गुंजन? मत बोलो उस नाम को, वो मेरी सहेली थी, लेकिन अब वह मुझसे सवाल करने आ रही है ना, आपने उसे बचाया क्यों नहीं? हिमांशु ने सीधा सवाल किया। औरत की आंखों में आंसू थे। मैं डर गई थी। मैंने देखा था वे लोग उसे कैसे खींच कर ले गए। मैं चिल्ला सकती थी, रोक सकती थी, लेकिन मैं डर गई। और तब से मैं हर रात उसी जंगल की आवाज सुनती हूँ। उसकी कांपती उंगलियां अब तक अगरबत्ती की राख समेट रही थीं, जैसे वो अपनी आत्मा को समेटना चाहती हो। गुंजन की फुसफुसाहट हवा में घुल गई। डर को बहाना मत बना सहेली, तूने आंखें फेर ली थी, तूने मुझे देखा था रोते हुए, लेकिन तूने अपनी खिड़की बंद कर ली थी। औरत की देह अब कांपने लगी और अचानक उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। गुंजन नहीं! हिमांशु चीखा। वो तेरा अपराधी नहीं थी, सिर्फ एक डरी हुई बच्ची थी। गुंजन की आत्मा चुप हो गई। तभी पहली बार उसके स्वर में दर्द आया, क्रोध नहीं। क्या सच में, क्या मैं निर्दोष थी जब मैं किसी की मदद नहीं कर सकी? शायद दोष किसी एक का नहीं था, शायद सब दोषी थे, लेकिन क्या मैं अब सबको जलाकर शांत हो पाऊंगी? हिमांशु की आंखें नम हो गईं। नहीं, लेकिन तू माफ कर सकती है और खुद को मुक्त कर सकती है। गुंजन की आत्मा अब सामने आकार लेने लगी।
एक धुंधली जलती हुई लड़की की परछाई, लेकिन उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। हिमांशु, उसने पहली बार उसका नाम लिया। तूने मुझे वो दिया जो इस दुनिया में किसी ने नहीं दिया, मेरी कहानी को आवाज। अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुझे एक सच्चाई बताकर। हवा रुक गई। तू भी उस रात वहां था? हिमांशु का दिल थम गया। मैं? क्या? हाँ, तू भी उन्हीं लड़कों के साथ उस जंगल में था। तूने मुझे रोका नहीं, लेकिन तूने मुझे छुआ नहीं। तूने बस आंखें मूंद ली थी। और आज जब तू मुझे न्याय दिला रहा है, शायद अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा है। हिमांशु की आंखों के सामने धुंध सी छा गई। उसे याद आने लगा, स्कूल की छुट्टियां, गांव का वह डरावना किनारा, वो लड़कों की हंसी और उसकी चुप्पी। इसलिए तुझसे कोई और नहीं जले, तू ही खुद को आग दे। हवा में चिंगारी उठी। हिमांशु अब ठिठक गया था। उसका मन जल रहा था, आत्मा कांप रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई सिर्फ एक ड्राइवर हूं, या मैं भी एक हिस्सा था उस रात का? उसने वो माचिस उठाई जो अब भी जल रही थी, लेकिन तभी गूंजन की आवाज फिर आई, अब की बार मधुर। नहीं हिमांशु, तूने अपनी आत्मा को बदल लिया है। तूने न्याय चुना, खुद को दंड देना नहीं, जिंदा रहकर गलती को समझना ही असली प्रायश्चित है। और उसकी परछाई हवा में बिखरने लगी, एक पीली रोशनी की तरह, जलकर नहीं, हल्की होकर, जैसे कोई आत्मा अब मोक्ष की ओर बढ़ चली हो। गांव की हवाओं में अब शांति थी। वो तालाब अब थम चुका था, वो झोंपड़ी अब गिर चुकी थी, और हिमांशु अब भी वहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अब रोशनी थी, दर्द के साथ मिली हुई सच्चाई की रोशनी।